वित्त वर्ष 2020-21 की जीडीपी के पहली तिमाही के नंबर आने वाले हैं, यानी अप्रैल से लेकर के जून के दौरान, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों में जो जीडीपी के आंकड़े बने हैं वो आपके सामने आएंगे। जाहिर सी बात है कि ये वो समय था जब कोरोना की वजह से हमने ग्रोथ पे दबाव देखा, करीब करीब स्टैंड स्टिल था। ज़्यादातर सेक्टर्स में, ज़्यादातर शहरों में, गांवों में, प्लांट्स में कारोबार बंद था, कम से कम पहले 45 दिन। बाद में धीरे धीरे अनलॉक होना शुरू हुआ, लेकिन ज़्यादा जो हमने अनलॉक होते हुए देखा है, कारोबार पटरी पर आते हुए देखा है, वो उसके बाद के क्वार्टर में आया है। तो ये क्वार्टर जाहिर है कि सबसे बुरा होगा। 4 दशकों में आपको पहली बार यहाँ पर नेगेटिव आंकड़ा देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक दृष्टि से शायद इतना बुरा क्वार्टर भारत में, आज़ाद भारत में, हमने कभी नहीं देखा। तो कोरोना काल में लेकिन इकोनॉमी की सेहत दरअसल कैसी रही ये आपको पता चलेगा। नेगेटिव होगा, खराब होगा, ये पता है, लेकिन कितना खराब हुआ, कितना बिगड़ा, इससे आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि अगर वर्स्ट इतना है तो अब यहां से इंप्रूवमेंट कितना कब तक होगा, और क्या पूरे साल में आपको आंकड़े थोड़े बेहतर होने का मौका दिखता है। जो अनुमान लगाया जा रहा है, अलग अलग सर्वे में अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं। हम मोटे तौर पे देख रहे हैं 15 से 25% के बीच ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल, ये सबसे बुरे, सबसे ज़्यादा डीग्रोथ वाले सेक्टर होने वाले हैं। कुछ एक पोल इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका 20% नेगेटिव कह रहा है, SBI 16.5%, नोमुरा 15%, इकरा -25%, और अदिति नायर तो हमारे साथ जुड़ने वाली है जिनका ये अनुमान है। कोर सेक्टर का एक आंकड़ा जो आज आया है, अगर आप उस पर नजर डालें, वहां पर भी आपको ये दिखाई देगा कि किस तरह से इकोनॉमी पर दबाव बनता हुआ नजर आया है। लेकिन कोर सेक्टर के आंकड़ों में एक बात इंटरेस्टिंग भी है, वो ये है कि जुलाई में कोर सेक्टर -9.5 है, -9.5 है, यानी 9.5% कोर सेक्टर में गिरावट आई है। लेकिन जून में ये 12.5 थी, मई में 22 थी और अप्रैल में 37 थी। तो उसके बाद धीरे धीरे हालात सुधरे हैं। जाहिर है कि अप्रैल में जून के इन 3 महीनों के मुकाबले में जुलाई आपको बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे अनुमान भी लगेगा कि पिछले क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर के जो आंकड़े हैं, और इस क्वार्टर में हम 2 महीने देख चुके हैं, जुलाई और अगस्त के, तो वहां पर सुधार देखने को मिल रहा है। इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, इकरा की इकोनॉमिस्ट अदिति नायर और MS उन्नीकृष्णन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थर्मेक्स के साथ सालों से जुड़े रहे और इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। इंडस्ट्री के नब्ज पे इनकी उंगलियां रहती है, ये हम कह सकते हैं। तो उनसे जानेंगे किस तरह से ये क्वार्टर गया और अब आगे के बारे में क्या अनुमान है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। आंकड़े आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो सबसे पहले अदिति आपसे ही जानना चाहेंगे। आपने अनुमान लगाया है -25% कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मैं ये सारे आंकड़े देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में दरअसल एक सवाल आता है, -25 थोड़ा फिर भी कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बंद थी। पहले 45 दिन तो ठीक है, एग्रीकल्चर पॉजिटिव आएगा, लेकिन ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में तो सारा कामकाज ठप था। इस क्वार्टर का हिसाब लगाना मेरे पूरे प्रोफेशनल करियर में सबसे मुश्किल चीज रही है कि किस तरह जो हमारा लॉकडाउन हुआ उसका इम्पैक्ट अलग अलग स्टेट्स पे, अलग अलग सेक्टर्स पे कितना, जिससे कि हम पूरा मैक्रो इकोनॉमी में ओवरऑल जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन का कोई फोरकास्ट लगा सकें। अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स देखें तो डेफिनेटली 2 सेक्टर्स हैं जहां हमें ग्रोथ मिलेगी। एक है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक है एग्रीकल्चर, जैसे आपने कहा। दूसरे हैं वो सेक्टर्स जहां पे एक मॉडरेट डी ग्रोथ होगी, और कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे बहुत डीप डी ग्रोथ थी, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो हमारे हिसाब से ये जो 3 सेक्टर्स हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो अबाउट पूरे इकोनॉमी के 45% है, इनमें 40 से 55% तक की हमें गिरावट दिखने को मिल सकती है। जो मेन रीजन है कि इतना हम डीप कॉन्ट्रैक्शन 25% का इस क्वार्टर में एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी सेक्टर्स में इतनी बुरी तरह से एक्टिविटी अफेक्टेड नहीं थी, तो इसलिए वी आर होपफुल कि 25% से ज्यादा डी ग्रोथ नहीं होगी। अगर पूरी तरह से MSME और इनफॉर्मल सेक्टर्स जिनका डेटा कलेक्ट करना हमारे तरह की इकोनॉमी पे बहुत मुश्किल होता है, तो ये हो सकता है कि क्योंकि उनका पूरा तरह से डेटा फैक्टर इन ना किया जा पाए, इसलिए डी ग्रोथ इससे कम भी आ सकती है। बट हमारा बेस्ट अनुमान यही है कि इस क्वार्टर में 25% के आसपास जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड में कॉन्ट्रैक्शन रही। ओके, तो देखिए कहां से दरअसल डिमांड आ रही थी और कहां पे काम हो रहा था। अगर आप वो देखें, आज ही आपको सरकार की ओर से जो आंकड़े आए हैं,
फिस्कल डेफिसिट के, तो फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ा है, लेकिन जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 9 लाख करोड़ करीबन है, जो 8.5 लाख करोड़ था पिछले साल अप्रैल से जुलाई के दरमियान। और सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करीब 1,12,000 करोड़ पे आया है, ये 1 लाख करोड़ के आसपास था। तो सरकार ने खर्च किया है। दरअसल इस समय जो एक इंजन चल रहा है उस क्वार्टर के दौरान भी चला है, क्योंकि इन 4 महीने से 3 महीने उस क्वार्टर के थे, तो वो पूरी तरह से सरकार की मदद से चलता हुआ नजर आया है। बगैर साहब, चूंकि हम लोग आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं बाजार के नजरिए से, आपसे मेरा सवाल यह है कि सरकार ने इन 4 महीनों में तो मदद की है, लेकिन अब चूंकि ऑलरेडी 103% फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े पर वो पहुंच गए हैं, तो क्या अब यहां से आगे प्राइवेट सेक्टर इस स्थिति में आ रहा है कि सरकार शायद धीरे धीरे अपने मुट्ठी थोड़ी सी कसेगी, जो बिल्कुल दोनों हाथ खोल करके सपोर्ट कर रही थी, और वो डिमांड कहीं और से आनी होगी? क्या वो आपको आती हुई दिखती है? जी प्रदीप जी, 3 अहम बातें हैं जो अदिति जी ने भी कहा। एक तो है कि ये जो आंकड़ा आज अभी आएगा वो इतना नहीं दर्शाएगा जितनी गिरावट होगी। तो अदिति का अनुमान 25 है, मुझे लगता है 19 तक आएगा आंकड़ा। और फिर अगली तिमाही में इसको जब रिवीजन आएगा, जब इनफॉर्मल सेक्टर और काउंट किया जाएगा, अभी मेजर नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो ये और गिरेगा। मैन्युफैक्चरिंग में तो बदहाली है, एसएमई और उनसे छोटे उद्योगों में बहुत बदहाली है। क्या चलाएगा मार्केट को? एग्रीकल्चर रहेगा और दूसरा रहेगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो आपने कहा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि बहुत अहम है भारत की इकोनॉमी को चलाने में, उसमें गिरावट है। कंपनियों के जो नतीजे आए हैं प्रदीप जी, हमने देखा कि टॉप लाइन का जो गिरावट रही, उन्होंने अपनी कॉस्ट रिडक्शन करके मार्जिन्स बढ़ा के बॉटम लाइन को किसी तरह सुरक्षित किया, बट टॉप लाइन आंकड़े आ गए हमारे सामने, हम आपको बता देते हैं। पहली तिमाही का आंकड़ा आया है -23.9%। अनुमान जैसे हम बता रहे थे आपको, हमने कोई एक फिगर नहीं लिया था, क्योंकि हम -15 से -25 देख रहे थे। कुछ आप कह सकते हैं कि तो हमारा एवरेज करीब -20 था, उससे तो ज़्यादा ही है। जो बिल्कुल अपर बाउंड था आप कह सकते हैं, या इस मामले में चूंकि नेगेटिव आंकड़ा है तो लोअर बाउंड कह लीजिए। जो सबसे बुरा, सबसे कमज़ोर अनुमान चल रहा था मोटे तौर पे -25 के आसपास का। तो अदिति, आपको कहेंगे कि आप काफ़ी करीब रहीं टारगेट के लिहाज से। आपके जो अनुमान थे वो सटीक साबित हुए। जीडीपी 23.9%, करीब 24% घटा है पहली तिमाही के दौरान, और जीवीए 22.8%, करीब 23% घटा है। मेरे ख्याल से आपका अनुमान यहाँ पे 24 का था, तो दोनों ही आंकड़े बिल्कुल आपके अनुमान से 1% की रेंज में आए हैं। बैंग ऑन टारगेट, सटीक निशाना, बधाई आपको। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, ये बधाई एज अ फोरकास्टर मैं आपको थैंक करूंगी, बट फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन ऑफ द टाइम्स व्हेन वी होप्ड वी वर रॉन्ग बट वी वर नॉट। काफी बुरे ही नंबर हैं। अब जैसे बग्गा जी ने कहा कि आगे आने वाला डेटा और नीचे इन्हें खींचेगा रिविजन्स में कि नहीं, वो तो डिसएग्रीगेटेड डेटा देखकर ही हम थोड़ा अंदाज दे पाएंगे कि ये इस क्वार्टर का वर्स्ट केस सिनेरियो ही है, कि हमें इससे भी ज्यादा डीप कॉन्ट्रैक्शन आगे आने वाले डेटा में पता चलेगा। तो ये जो मुद्दा है अदिति, इस पे देखिए, आमतौर पे हम इकोनॉमिस्ट से, एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो ये सारी बातें उठाते हैं, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो पिछली बैठक हुई, उसमें ये मुद्दा उठा, जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग में निकलकर सामने आया, कि महंगाई के जो आंकड़े अप्रैल और मई के लिए लिए गए हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो अनुमान लगाए गए हैं। तो क्या जीडीपी के आंकड़ों पे भी आपको लगता है कि इतने ही ज़्यादा डाउट्स होंगे, सवाल होंगे? क्योंकि यहाँ पर तो आपको मौका मिला, 2 महीने बाद आप थोड़े आराम से ढूंढ करके, ला करके, वेरीफाई करके अब ये आंकड़े दे रहे हैं, या वाकई बड़ा फेरफार हो सकता है? अगर हाँ, तो कितना तक आपको लगता है कि बदलाव हो सकते हैं, चाहे घटे या बढ़े? देखिए, मेरे हिसाब से ये 2 अनरिलेटेड इश्यूज हैं। जो सीपीआई में इम्प्यूटेड, उन्होंने एक इम्प्यूटेशन करके जो हेडलाइन आंकड़ा निकाला था, वो इसलिए था क्योंकि जिन महीनों में लॉकडाउन चल रहा था तब 2 प्रॉब्लम थी। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ टू बी एबल टू गेट द कोटेशंस फिजिकली। दूसरी इशू ये थी कि काफी गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे थे, तो पुरानी प्राइस को रिपीट करना मीनिंगलेस था।
तो उस सिचुएशन में इम्प्यूटेशन करके जो सीएसओ ने हेडलाइन नंबर निकाले, वो मेथडोलॉजी की इशू पे डिस्कशन और डिबेट हुई है एमपीसी में, और उन्होंने ये चूज किया है कि इस सिचुएशन में जहां इतना फ्लक्स था इकोनॉमी में, वहां पे शायद इस तरह से फूड के आंकड़ों को जनरलाइज करके इम्प्रूव करके हेडलाइन नंबर निकालना ठीक नहीं रहेगा। जो जीडीपी का आंकड़ा है वहां इशू अलग है। वहां ये इशू है कि हमारे पास जो जल्दी में जो डेटा आता है क्वार्टर खत्म होने के 2 महीने बाद, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास होता है एक तो वॉल्यूम डेटा, और हमारे पास होता है फाइनेंशियल डेटा ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। जो अपनी क्वार्टरली रिपोर्टिंग अभी तक कर चुके हैं, वो डेटा सीएसओ के पास आ गया है और वो उन्होंने टेक इनटू अकाउंट किया है आज का नंबर निकालने में। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर है उनका डेटा लेटर आता है, और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसका तो हमेशा ही हम फॉर्मल सेक्टर के नंबर्स को लेकर प्रॉक्सी बनाते हैं। अब अभी जो हाल चल रहा है, हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर्मल सेक्टर इज गेनिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इनफॉर्मल सेक्टर का प्रॉक्सी फॉर्मल सेक्टर अभी लेना जो नंबर है उसको ओवर एस्टिमेट करेगा, मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अभी अंडर एस्टिमेटेड होगी। तो ये डिफरेंट मामला है सीएसओ के सीपीआई इम्प्यूटेशन से। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई, लेकिन बिल्कुल एक लाइन में अगर मैं कहूं तो आप ये कह रही हैं कि ये जो अनुमान हमारे सामने है शायद हकीकत इससे बुरी हो सकती है, ये आप कहना चाहती? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मुझे समझ में आई। उन्नीकृष्णन साहब, आपके पास आते हैं, एक्चुअल आंकड़े सामने आ जाए उसका मुझे इंतजार था, और दूसरी बात जिसका मुझे इंतजार था वो है मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा। देखिए एग्रीकल्चर तो उम्मीद से कम है थोड़ा सा, लेकिन पॉजिटिव है। मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा अनुमान -31 का था, और जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो -39 मेरे ख्याल से जो आंकड़ा मैंने देखा, अनुमान से भी ज्यादा बुरा हाल है इसी सेक्टर का। यहीं पे सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई नजर आ रही है, -39.3। जी हाँ, हमारा अनुमान था -31.7 का। तो इस आंकड़े को आप कैसे देख रहे हैं उन्नीकृष्णन साहब? हमारा भी अनुमान उतना ही तो था, 35 के ऊपर, 35 और 35 और 40 के बीच में होने वाला है करके हम सब सोचते थे, क्योंकि जो एक क्वार्टर है 3 महीना, उसमें से पूरा 1 महीना अप्रैल चले गया था, जहां जब हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे अच्छा लॉकडाउन हो चुका है पूरा दुनिया में, 100% लॉकडाउन किया हमने, सब बड़े बड़े बात किया था उसी टाइम में, उसका मतलब ये है कि हमने कुछ काम ही नहीं किया। तो हिंदुस्तान की पूरा फैक्ट्रियां बंद थे अप्रैल के महीने में, और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को जो सपोर्ट करते हैं उसको ही चालू रखा था। तो एसेंशियल सर्विस सपोर्ट इंडस्ट्री की तकरीबन 25 से 30% ही उसका कंट्रीब्यूशन है पूरा मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब 70% के ऊपर पूरा अप्रैल का महीना निकल गया था, और मई में थोड़ा बहुत चालू हो गया था। तो हमारा कोई भी ऐसा कुछ अतिशय नहीं है जो नंबर देखे, 39 तो नॉर्मली है, कुछ खराब तो नहीं है, क्योंकि आपको ये अनुमान होना चाहिए था कि जब डर था कि जान बचे नुकसान चाहे जितना भी हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि -39 या 40%, क्या दरअसल स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी थी? ये सवाल मैं क्यों कह रहा हूं, अब पुराने आंकड़ों को एनालाइज करके कोई फायदा नहीं होता, लेकिन पुराने आंकड़े आपको ये बता रहे हैं कि ये एक बेस आपका बन गया, इसके ऊपर अब हम अनुमान लगाएंगे ये क्वार्टर कैसा, इसके बाद का क्वार्टर कैसा, और कब तक आप पॉजिटिव में आ जाएंगे। उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ग्राउंड रियलिटी दरअसल ये जो आंकड़े बता रहे हैं इससे भी ज्यादा बुरी थी? इससे भी बुरी थी मेरे ख्याल से, क्योंकि जब मैंने तो खुद तो हिंदुस्तान में 11 फैक्ट्री चलाते हैं हम, सीआईआई का साथ में मिलके हमको मालूम है ग्राउंड लेवल पर करके, virtually every company was closed in the month of April. मई में कुछ आइटम चालू हो गए, पर एक चीज है कि जून से अच्छा होना चालू हो गया, जुलाई उससे भी अच्छा था, अगस्त अभी मेरा ख्याल से जुलाई से भी अच्छा है। तो एक क्वार्टर में हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां एवरेज देखेगा तो 60-65% में आज का दिन में चलना चालू हो गया, तो इंप्रूवमेंट सबसे बहुत अच्छा हो रहा है अभी। पर एक चीज आपको ख्याल में रखना चाहिए, 2 आइटम में हमारा अभी भी कमी है, लेबर की अवेलेबिलिटी अभी भी बहुत कम है, और जो एमएसएमई जो हमारा हिंदुस्तान की इकोनॉमी की सबसे बैकबोन तो एमएसएमई है, उसके पास पैसे का भी कमी है। ये 2 आइटम का जो असर जो रहेगा उसको जब पता चलेगा तो आपको शायद अक्टूबर में आके पता चलेगा कि सितंबर तक क्या हुआ है। मेरा ख्याल से ये क्वार्टर में तकरीबन 20 से 25 तक का रिडक्शन, -25, 20 to 25 is what you should expect for Q2, बट इंप्रूवमेंट तो हो चुका है। बट एक चीज आप ख्याल में रख देना कि
हमारा मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से आप अगर जर्मनी के साथ तुलन करेगा, अमेरिका के साथ तुलन करेगा, जापान के साथ तुलन करेगा, हमारा हाईली लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग है। जो जगह में जैसे कि जर्मनी में एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन 15 आदमी से करेगा इंसान में 150 आदमी लगेगा उसके लिए। जब आदमी की कमी पड़ेगा तो उसमें तकलीफ होगा। बट एक पॉजिटिव मैं आपको बताना चाहता है कि जो अपना माइग्रेशन, लेबर माइग्रेशन जो हो चुका था, उसका रिवर्स माइग्रेशन एकदम बढ़िया हो रहा है। मेरा ख्याल से कम सितंबर अक्टूबर 80% जो लोग गया है गांव में जाके गया था, वो लोग वापस आ जाएंगे। सर, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, मुंबई में हम लोग देख रहे थे पूरा कामकाज ठप था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है, मेट्रो पे और कोस्टल रोड बनाने पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले महीने भर में लगातार मैं देखता हूं हर रोज वर्कर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, एक्टिव साइट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। तो एक्टिविटी अपने रास्ते पे आ रही है, ये तो हम उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, ये हम कह सकते हैं। मार्केट की बात करें बग्गा साहब के साथ, उसके पहले अदिति आपसे मेरा सवाल होगा। मैन्युफैक्चरिंग -40 के मुकाबले शायद -25 तक आ जाएगा, यह अनुमान उन्नीकृष्णन साहब का है। आपका ओवरऑल अनुमान अब Q2 के लिए क्या है, इससे आगे के लिए क्या है, पूरे साल के लिए क्या है? देखिए, रिकवरी थोड़ी बहुत तो कंटिन्यू हुई है जुलाई में। अगर जून के मुकाबले हम देखें तो जुलाई में थोड़ी बहुत रिकवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में कंटिन्यू हुई है। लेकिन हमारे को जो दिख रहा है डेटा में वो ये है कि सर्विसेज सेक्टर में जो रिकवरी है उसका मोमेंटम थोड़ा धीमा पड़ गया है। और आज अगर आपने कोर सेक्टर का डिसएग्रीगेटेड डेटा देखा हो तो उसमें 2 सेक्टर्स ने एक्चुअली जुलाई में जून से वर्स परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अभी थोड़ा हिलती डुलती सी रिकवरी मैं कहूंगी, बहुत कन्विक्शन नहीं है जो हमारे पास Q2 का डेटा है कि जून से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमें अक्रॉस द बोर्ड दिखने को मिलेगी। तो मल्टी सेक्टर, मल्टी स्पीड और रीजनल अनइवननेस हमें रिकवरी में दिख रही है। Q2 ओवरऑल जीडीपी को अगर हम देखें तो हमारा अभी तो यही अनुमान है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो गिर के -12 से -13% के आसपास आ जाएगी। तो काफी हद तक एक इंप्रूवमेंट हम Q2 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन Q3 में भी अभी हमारा अनुमान है कि एक छोटी कॉन्ट्रैक्शन होगी, और Q4 में अभी तो हम एक छोटी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस कब थमते हैं, वैक्सीन कब आती है, कॉन्फिडेंस कब वापस आता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे Q3 और Q4 के ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए। ओके, तो इसका मतलब यह है कि ये पहली तिमाही हमारे सामने आ गई। जून क्वार्टर करीब -24, -25 आप कहिए। ये तिमाही यानी सितंबर तिमाही -12, दिसंबर तिमाही नेगेटिव ही रहेगी। मार्च तिमाही में शायद आप फाइनली एक ग्रोथ वापस से आते हुए देखेंगे। बग्गा साहब, ये जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, आप बाजार के एक्सपर्ट के तौर पे देखते हैं, एनालिस्ट के तौर पे देखते हैं, जो हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, जैसे कि ऑटो सेल्स के आंकड़े मिसाल के तौर पे हमारे सामने आ रहे हैं, जो बहुत ही शानदार है और जबरदस्त रिकवरी दिखा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है अदिति जी के लिए? हालांकि वो भी ये आंकड़े देखती है, बहुत करीब से एनालाइज करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपका अनुमान क्या है? नहीं, मुझे पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद ज्यादा नहीं है प्रदीप। देखिए, जो इंडिया में राहत दी गई है, मॉनेटरी तो आरबीआई ने टॉप डाउन मॉनेटरी स्टिमुलस जरूर दिया है, बट वो फ्लो थ्रू नहीं हुआ है क्रेडिट के तौर पे, जो उन्नीकृष्णन साहब ने भी कहा, क्रेडिट नहीं फ्लो हो रहा है। दूसरा, मॉरेटोरियम में 30-31% लोन्स मॉरेटोरियम में अटके थे, जो आज से एक्सटेंड नहीं हो रहा। अब उसको रिस्ट्रक्चर करना अगले 3 महीने में, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो हमें पता नहीं। 1 लाख करोड़ है बैंक का क्रेडिट, और उसमें अगर 10-1 लाख करोड़ फ्लो थ्रू होगा मॉरेटोरियम में, और जो 2008 से 2011 का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि 30 से 35% जो रिस्ट्रक्चर होता है वो राइट ऑफ में जाता है, एनपीए बन जाता है पूरा राइट ऑफ में, तो उसके तौर पे काफी स्थिति गंभीर है। मार्केट क्या देख रहा है? मार्केट में 3 ड्राइवर्स चल रहे हैं। एक तो ग्लोबल लिक्विडिटी, एफआईज का फ्लो जारी है। अगस्त में भी दमदार नंबर आए, 47,000 करोड़ डेट और इक्विटी मार्केट्स में आ चुके हैं। सो वो ड्राइव कर रहा है। और तीसरा के इवेंचुअली अगले साल इंडिया बहुत तेजी से बढ़ेगा। जो FY
22 की बात चल रही है। Okay. बट ओवरऑल गवर्नमेंट का स्टिमुलस प्रदीप जी गरीबों की तरफ रहा है। फूड ग्रेन ये पॉइंट आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है और आप सहमत होते हैं उन्नीकृष्ण साहब से भी। मेरा सवाल बग्गा साहब आपसे यह है कि इमीडिएट रिस्पांस आप क्या देखते हैं? आज का दिन तो काफ़ी बुरा था बाजार के लिए, ऐसे में अब ये आंकड़े कमोबेश उम्मीद के मुताबिक, क्या ये कहिए कि जो वर्स्ट एक्सपेक्टेशन थी वैसे आपके सामने है? मार्केट का रिएक्शन क्या आने की उम्मीद कर रहे हैं? और आज जो बाजार बंद होने के बाद आरबीआई की ओर से थोड़े पॉजिटिव संकेत आए हैं, लिक्विडिटी बढ़ाने के 2 राउंड के ट्विस्ट और कर रहे हैं, बैंकों को सस्ते दर पे और लिक्विडिटी मिल रही है, क्या उससे सहारा मिलेगा? नहीं, वो अच्छा है। आरबीआई जो कर रहा है वो बहुत अच्छा है, बट फिस्कल के तौर पे काफी चीजें और चाहिए और फिस्कल स्पेस है नहीं। तो ये जीएसटी काउंसिल में भी जो दिखा कि भाई टैक्स रेवेन्यूज नहीं आ रहे, बट इस टाइम पे या तो आप कोविड बॉन्ड इश्यू करिए, किसी तरह से पैसे जुटाने पड़ेंगे और पैसे डालने पड़ेंगे इकोनॉमी में। चक्का जाम है अभी, बैंक्स लेंड नहीं कर पा रहे और बैंक्स लेंड नहीं करेंगे इस माहौल में। तो ओवरऑल मार्केट ने तो पचाया हुआ था प्रदीप जी, मार्केट आगे ही देख रहा है। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि अदिति जी जो कह रही हैं कि अगले तिमाही में भी 12-13% डाउनसाइड दिख रही है, ये इतना फैक्टर्ड इन नहीं था। हमें लग रहा था कि अगली तिमाही 8-9% तक गिरावट रहेगी। तो अगर अगली तिमाही में भी, जो मतलब जुलाई से सितंबर में अगर गिरावट रहती है तो थोड़ा सा सरप्राइज है। बाकी वॉलेटिलिटी बढ़ी है यूएस इलेक्शंस के चलते। हमारा पर्सनल ये फीलिंग है प्रदीप जी, एक झटका आएगा ग्लोबल मार्केट्स को सितंबर से नवंबर के बीच में, और उसकी चपेट में भारतीय मार्केट्स भी आएंगे। आज जो था वो चाइना, ये जीडीपी नंबर्स और कोविड के जो नंबर्स बरकरार हैं, इन सब का मिला जुला मिश्रण था। बट वो हम स्टोरी बाद में लगा रहे हैं। फ्राइडे से ही मार्केट ओवरबॉट दिख रहा था, थका हुआ मार्केट लग रहा था, उसको गिरना था। आज बहाना बन गया, चाइना का बहाना बन गया। वैसे कोई मौत नहीं हुई जहां तक हमारा इस बीच बग्गा साहब एक खबर आ रही है, हमें उसकी तरफ चलना होगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे। आज सुबह भी जो खबर आ रही थी उसके मुताबिक लंग इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर होने के चलते उनको एक सेप्टिक शॉक लगने की खबर निकल कर आई थी, जो मेडिकल अपडेट हमें मिले थे। और अब ये दुखद समाचार हमारे सामने आ रहा है, 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास में अगर आप देखें तो नेहरू गांधी परिवार के अलावा कुछ नेताओं का नाम जो बहुत ही बड़ा हुआ, जिन्होंने अपना एक कद बनाया, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पे पहले रहे हों या फिर हाल के दिनों में फिर से जब हमने नई सरकार बनते हुए देखी, मनमोहन सिंह जी की सरकार में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के बीच आप ये कह सकते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जैसे बड़े नेताओं को जो आप याद करते हैं कांग्रेस पे, उनमें से एक प्रणब मुखर्जी थे। ये जानकारी अब हमारे सामने फाइनली निकल कर आ रही है। काफ़ी लंबी बीमारी के बाद प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। बग्गा साहब, क्या ऐसी बात है, आपने तो मेरे से ज़्यादा उनको मंत्री के तौर पे, एक नेता के तौर पे ज़्यादा लंबे दौर का अनुभव लिया होगा। क्या वो चीज़ है प्रणब मुखर्जी की जिसको आप याद करेंगे? देखिए, वो मैं कहूँगा 3-4 ऐसे लोग हैं जो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जो डिजर्विंग थे। बीजेपी में देखें तो आडवाणी जी हैं और कांग्रेस में प्रणब दा हैं। 1984 में भी बात चली थी प्रणब दा और राजीव गांधी के बीच में। फिर बाकी सरकारों में 1991 में इनका बहुत चांस था प्रधानमंत्री फिर बनने का, और नरसिम्हा राव जी आगे चले। इन्होंने डिफेंस देखा है, फाइनेंस देखा है, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर रह चुके हैं और स्कॉलर थे, भारत के बड़े स्टेट्समैन थे, पेट्रियट थे भारत के लिए। तो एक बहुत ही बड़ी हस्ती का आज गुजरने की बात हम कह सकते हैं, और बहुत इन्होंने सर्विस की देश की और हम इनको नमन करते हैं इसके लिए। ओवरऑल बहुत ही कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वेल इन्फॉर्म्ड थे और ट्रेडिशनल वैल्यूज थे। दुर्गा पूजा के लिए इनके ट्रेडिशनल घर पे 300 साल पुराना दुर्गा पूजा होता था, उसके लिए ये जाते थे हर साल, और ओवरऑल लीडरशिप अच्छी प्रदान की। ऐसे लीडर थे जिन्होंने काफी अपनी छवि छोड़ी पॉलिटिक्स पे और देश पे। बिल्कुल, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी अलग अलग भूमिकाओं में, अपनी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर भी जिस तरह की उनकी लोकप्रियता, उनका प्रभाव था।
उसका हम सभी ने अनुभव किया, खासतौर पे यूपीए की सरकार के समय में। और ये खबर फिलहाल आपके सामने आती हुई जो अब उनके परिवार के हवाले से मिल रही है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद प्रणब दा नहीं रहे। सिगार के साथ ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, शायद उनकी सबसे ज़्यादा जानी पहचानी ये छवि है जो हमारे स्कूल के दिनों में, बहुत बचपन के दिनों से हमने अखबारों में देखी। और आज इस लंबी बीमारी के बाद प्रणब मुखर्जी के निधन के ये दुखद समाचार इस समय हमारे सामने आते हुए वक्त है फिलहाल आपसे इजाज़त लेने का सभी मेहमानों से, और एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार आपका पसंदीदा आवाज़ अड्डा।